नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ठंड और कोहरे की मार के साथ प्रदूषण की रफ्तार भी लगातार जारी है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में अव्वल नंबर पर है, फरीदाबाद इसमें दूसरे पायदान पर है, तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को भी शुरू किया था। अब इस प्रोग्राम के तहत देश के 122 शहरों में हवा के स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया था। अभियान को 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन लगभग किसी भी शहर ने अपने टारगेट को पूरा नहीं किया है। इन शहरों में हवा साफ करने के लिए अब तक 6,897.06 करोड़ रुपए का फंड जारी हो चुका है। करोड़ों रुपए की फंडिंग के बाद हवा की क्वालिटी में कोई खास सुधार नहीं देखा जा रहा है और ऐसे में यह सवाल है कि आखिर इतना जो फंड खर्च हो रहा है फिर भी आबो हवा साफ क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहले टॉप 10 प्रदूषित जो शहर हैं, ये लगातार हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए किस तरीके से शहर दर शहर यही हाल है। राजधानी दिल्ली देखिए टॉप 10 प्रदूषित शहरों में अव्वल नंबर पर है। फरीदाबाद हरियाणा का हिस्सा दूसरे नंबर पर आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का जनपद है और यहां पर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब। पटना बिहार की राजधानी, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखिए। मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर एक शहर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स टॉप 10 में शामिल है। नोएडा उत्तर प्रदेश का शहर, ये शहर भी टॉप 10 प्रदूषित शहरों में है। फिर मेरठ, ये भी एनसीआर का इलाका है, उत्तर प्रदेश का शहर, और यहां पर भी टॉप 10 शहरों में इसकी गिनती हो रही है। और गोविंदगढ़ के अंदर भी यही हालात हैं। तो ये कुछ शहर हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो 10 प्रदूषित शहर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि हजारों करोड़ का बजट होने के बाद भी ये आबो हवा क्यों सुधर नहीं रही है। फरीदाबाद का हमने जिक्र किया। फरीदाबाद में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा के सहयोगी ने यहां का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का 300 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी कई बार दिक्कतें आ रही हैं। और PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो लगातार बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी हुई है। और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ फरीदाबाद की। देखिए, ये सामने आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो धुंध सी आपको दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं हवा में जो महीन कण हैं वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जिसकी वजह से बढ़ रहा है वो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। तो ऐसे में जो महीन कर दिखाई दे रहे हैं ये उसी पॉल्यूशन का हिस्सा है। और अगर पेड़ों की तरफ भी अगर नज़र डालें तो पेड़ों पर जो धूल मिट्टी जमी हुई है वो ये बात दिखाने के लिए काफ़ी है कि लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसे में जब सर्दी लगातार बढ़ रही हो और जब हवा का जो बहाव है वो रुक गया हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा ऊपर जाता हुआ फरीदाबाद का दिखाई दे रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने की बात करें तो हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से काफ़ी प्रयास करने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद में ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है जो इस AQI लेवल को कम कर सके। हालांकि नोडल एजेंसी होने के चलते अलग अलग डिपार्टमेंट को भी DC की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं वो रोज़ाना उसकी रिपोर्ट दें, लेकिन केवल कागजों में ही वो रिपोर्ट पर काम किया जा रहा है। ज़मीनी स्तर पर अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है जिससे पॉल्यूशन लेवल फरीदाबाद का कम होता हुआ दिखाई दे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो आपने अभी फरीदाबाद का हाल देखा, लेकिन यही हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का है। यह जरूर है कि कुछ शहरों के अंदर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन कहीं भी आप ये कहें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़े शहरों के अंदर सही है तो ऐसा नहीं है। सभी जगहों पर कमोबेश ऐसी ही हालत है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अहम बात इनमें यह है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये प्रदूषण का संकट क्यों बना हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि तमाम दावे प्रदूषण से निपटने पर जो काम है वो आखिर कैसे होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दावों और हकीकत में कोसों फर्क नजर आता है। दूसरा सवाल यह है कि यमुना में भी आप देख रहे हैं कि गंदगी के लिए क्या कारण है और क्या इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है, ये भी सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि प्रदूषण से निपटने का फिर एक्शन प्लान क्या है,
क्योंकि एक तरफ तो हजारों करोड़, मैंने आपको आंकड़े सहित बताया कि कितना जो बजट है वो एलोकेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर खराब हो रहा है तो फिर इसको कैसे सही करेंगे, आबो हवा कैसे साफ और स्वच्छ होगी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी आबो हवा के बीच में हमको और आपको रहना पड़ रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी, आपका भी स्वागत। और सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। सुशील द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। सुशील जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं और कुछ डाटा भी मैंने भी रखा दर्शकों के लिए। हजारों करोड़ का बजट है, बहुत सारे एफर्ट्स हम लोग देखते हैं, लगातार हम लोग सुनते हैं और रोजाना हम लोग ये देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन आबो हवा जहरीली होती जा रही है, बजाय इसके कि वो और बेहतर हो, खराब की ओर हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण इसका क्या नजर आता है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम इंसानों ने प्रकृति के साथ जो अपना एक भावनात्मक रिश्ता है, उस रिश्ते को समाप्त कर दिया है। हम इंसानों ने धरती के ऊपर इस प्रकार की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लगातार करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो परेशानियां हम और आप लोग देख रहे हैं वो दृष्टिगोचर हो रही हैं। मिसाल के तौर पे आप खुद पिछले 5 से 10 सालों का अगर ऑडिट उठा के देखें तो आज के दौरान जितनी गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं, क्या उतनी गाड़ियां थी पहले? नहीं थी। या जितने डीजल या पेट्रोल के वाहन या आसपास जो औद्योगिक जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें और आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि हम और आप लोग ही सेंसिटाइज नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम और आप लोग के आसपास जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसके लिए उत्तरदायी कोई और है और इसको सही कोई और करेगा, जबकि इसके लिए हम ही और आप लोग उत्तरदायी हैं और हम ही और आपको कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम ये धरती का वैभव लौटा सकते हैं, एक साफ सुथरी हवा दे सकते हैं। देखिए, पश्चिम में लगातार इस चीज पर शोध हो रहे हैं। वो लोगों के यहाँ एक सिस्टमैटिक डेटा है जिसकी वजह से ये बात सामने आ रही है कि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी एक समस्या हो गया है। और इसके अलावा जैसे आपने अभी नदियों का प्रदूषण कहा, जो जीवन दायिनी है, जितने भी बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे बसाए जाते हैं। तो एक तरफ तो हम और आप लोग नदियों को माँ का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ हम और आप लोग लगातार उस नदियों में अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी अपमार्जक चीजें हैं या जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, वो नदियों में फेंकते हैं। लेकिन सुशील जी, एक चीज मैं इसमें और थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है और आपकी जितनी जिम्मेदारी उतनी ही मेरी है और उतनी ही जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल सुशील जी ये है कि एक तो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं जहां पर हम लोगों को विकास भी साथ में करना है, क्योंकि ये भी जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जोशीमठ का एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है। डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसके परिणाम क्या हो रहे हैं ये हम देख रहे हैं। क्या होना चाहिए, दिक्कत असल में आ कहां रही है, क्यों ये चीजें हम लोगों को सही तरीके से ट्रैक पर आती हुई नहीं दिख रही? जैसे देखिए, आपने जैसे जोशीमठ की बात की, तो जोशीमठ तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप देखिए, जोशीमठ जो सिंह द्वार है बद्रीनाथ जाने का, वहां से अब आगे जाइए आप गोपेश्वर या जो उत्तराखंड के जो पूरा जो डेवलपमेंट के कारण एक प्रकार से उत्तराखंड तबाही के मंजर के रूप में हमें और आपको आगे आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे अगर हम देखें तो सही रूप से हमें और आपको देखने को मिल रहा होगा, एक प्रकृति के अंदर एक मैसेज छिपा हुआ है। वो मैसेज लगातार हमें और आपको आगाह कर रहा है कि देखिए, प्रकृति बुरी तरह से तहस नहस हो रही है और अब भी वक्त है कि हम और आप लोग अपनी आदतों में सुधार करें, हम और आप लोग अपनी जो जीवन शैली है उसको बदलें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आज आप फरीदाबाद की AQI की बात कर रहे थे, दिल्ली की, गुड़गांव, नोएडा की कर रहे थे, या बड़े बड़े किसी भी बड़े शहर की आप बात कर लीजिए। आज ये एक कठिन सच्चाई हो गई है कि मेरे और आपकी आसपास की हवा दम घोंटू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दुख की बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि ये जो दम घोंटू हवा है
ये लॉन्ग टर्म में मुझे और आपको किस प्रकार से धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रही है। मैं आपको बताऊं कि हम और आप लोग जितने बड़े शहर में रह रहे हैं उतनी ही ज्यादा दम घोंटू हवा का सेवन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, वहां की आप आसपास का परिवेश देखिए, नदियां देखिए, नाले देखिए, बुरी तरह से प्रदूषित हो गए हैं। जंगल जमीन बुरी तरह से तबाह हो गई है। तो ये स्थिति नहीं, बिल्कुल अब सही बात है बहुत सुशील जी। चिंताजनक है। बड़े शहर में तो संकट है ही, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो टाउन हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। ये किस स्तर पर जाकर के रुकेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर विषय है। प्रवीण जी, अब मैं आपका रुख करता हूं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप से अलग बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स, पैसे भी दे रहे हैं, आप बजट भी एलोकेट कर रहे हैं, स्कीम्स भी बना रहे हैं, योजनाएं भी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कांस्टेंट खराब है। क्या कारण है प्रवीण जी, कहां कमी हो रही है? देखिए, ऐसा आयुष, जो अभी सुशील जी बात कर रहे थे, सुशील जी ने एक बात की, जागरूकता की। मतलब हर जो नागरिक है, अगर वो व्यक्तिगत तौर पे इस विषय के महत्व को समझे और अपनी जिम्मेवारी को समझे पर्यावरण के प्रति, तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक एंगल है, वहां पे हमें समझना पड़ेगा। दूसरा दृष्टिकोण है जो आपने जिक्र किया कि हम एक विकासशील देश है, लगातार विकास हो, सतत विकास हो और हम विकसित देश बने, इसकी तरफ हम लगातार प्रयासरत। जो ये हम अगर प्रदूषण की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आज की समस्या है। देश के अंदर 1981 के अंदर पहली बार प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून बना। मतलब हमें 1981 के अंदर ये जरूरत महसूस होनी शुरू हो गई थी कि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर कोई कानून हो जो इसके ऊपर रोकथाम लगा सके, ऐसी जरूरत हमें 81 में दिखनी शुरू हो गई। हालांकि बाद में उसमें संशोधन हुए अलग अलग समय में, वो एक अलग विषय। अब जो बात आपने कही है आज, देखिए आयुष जी, महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस बात का जिक्र आप और सुशील जी भी कर रहे थे कि ट्रैफिक, गाड़ियां, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, हम ट्रैफिक की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का उद्योग है भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त। 5 करोड़ रोजगार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। लेकिन जरूरत कहां आती है? जरूरत आती है जब हम देखते हैं कि जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। हम देखते हैं कि जो पुरानी गाड़ी है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए सरकार एक कानून ले आती है। सरकार कहती है कि दिल्ली एनसीआर में विशेष तौर पे गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो या सीएनजी, पीएनजी, एथेनॉल, इनके ऊपर चलने वाले वाहन अगर प्रयोग होंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के ऊपर कमी आएगी, पोल्यूशन पे रोकथाम लगेगी। और सरकार ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसके लिए पॉलिसी लेके आई और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसके ऊपर सरकार ने अपना फोकस बढ़ाया। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आ जाता है अर्बनाइजेशन का, जो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, शहरीकरण। क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, वो कंस्ट्रक्शंस भी जो है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का एक कारण बनती है। तो उसके लिए भी सरकार ने एक पॉलिसी बना दी, सरकार ने उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाए कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो नियम ये रहेंगे, इन नियमों के तहत आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब पॉल्यूशन ना फैले। अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको आपने किस तरह से स्टोर करना है, कंस्ट्रक्शन साइट को चारों तरफ से कवर करना, वगैरह वगैरह, जो हम अक्सर देखते भी हैं। लेकिन जिस बात का आयुष आपने अपने शुरुआती पैकेज में जिक्र किया था, जनवरी 2019 के अंदर केंद्र सरकार बाकायदा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम लेके आती और सरकार का उद्देश्य ये था कि वायु प्रदूषण, जिस AQI का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, जिस PM 2.5, PM 10 का जिक्र अभी आपके संवाददाता कर रहे थे, कि उसके अंदर कमी आए, तो सरकार ने एक टारगेट डिसाइड किया कि हमें इस प्रोग्राम के तहत लगभग 40% की कमी लेके आनी है। ये हमारा टारगेट। हरियाणा सरकार ने भी 2022 के अंदर उस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और बाकायदा हरियाणा सरकार ने तो जो एनजीटी ने ग्रैब 4 के नाम से एक प्रोग्राम दिया था, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको हम ग्रैब 4 कह देते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली उसको अडॉप्ट किया और ये एक डायरेक्शन इशू कर दी कि ग्रैब 4 को बहुत संवेदनशीलता से, बहुत सख्ती से इसका इंप्लीमेंटेशन हो, ये लागू। उसके लिए फिर जो अलग अलग कदम सरकार की तरफ से उठाए गए, जिसके अंदर जो हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, डीजल वाहन जो है 10 साल से पुराना डीजल वाहन, 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन, और स्क्रैप पॉलिसी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आई है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या नियम, ये सारी चीजें जो है हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी
जो हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की विशेष तौर पे, अगर आप पिछले साल 2021, क्योंकि जब भी ये मौसम आता है सर्दियों का तो एनसीआर के अंदर स्मोक की समस्या, जिसके ऊपर हम हर साल जनवरी के अंदर चर्चा करते हैं, क्योंकि हर साल जनवरी के अंदर स्मोक बन जाता है, जिसके ऊपर हमारी यहाँ बात हो रही है। लेकिन हम अगर बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 एनसीआर शहरों को टारगेट करके अपनी एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। उसका नतीजा हमें गुरुग्राम में तो देखने को मिला, क्योंकि गुरुग्राम में अगर जनवरी 2021 के एक्यूआई को अगर हम देखते हैं तो वो 300 से ज्यादा था। लेकिन इस साल अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार वो फरीदाबाद से ज्यादा था, लेकिन अब की बार उसमें कमी आई है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जो प्रयास किया है उसके नतीजे तो हमें मिले हैं। लेकिन जब हम फरीदाबाद की तरफ देखते हैं तब हमें लगता है कि फरीदाबाद में वो नतीजे हमें नहीं मिले जिन नतीजों की हम उम्मीद कर रहे थे। तो सीधा सा मतलब ये है कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद ने बाकायदा एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जारी की थी, जिसका भी यहाँ पे जल प्रदूषण खास तौर पे नहरों तो के आप बारे मान में रहे हैं कि फरीदाबाद में इग्नोरेंस हुई है? यही तो मैं समझना चाह रहा था ना कि किस लेवल पर है आखिर, क्योंकि आप लोग, मैंने ये कहा कि स्कीम्स तो बना दी, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में दिक्कत होती क्यों है? जो जिम्मेदारी है कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या वो एकदम आप कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर गुरुग्राम में हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं, लेकिन उस तरह के नतीजे अगर हमें फरीदाबाद में नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं वहां पे और सख्ताई की जरूरत है, और इसके जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है उसको स्ट्रिक्टली लागू करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से नजर आ रही है। केवल ढींगरा जी, क्या कारण देखते हैं आप? हजारों करोड़ का बजट, उसके बावजूद भी हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, प्रदूषण देखिए लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इस सरकार की, अभी ये कह रहे थे कि लोगों की जागरूकता चाहिए। लोगों की तो जागरूकता जरूर चाहिए, लेकिन सरकार की जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने हजारों करोड़ का बजट भी है, सरकार की जागरूकता है कहाँ? कूड़े के पहाड़ लग रहे हैं और कोई बंदा उसका कूड़े का कोई समाधान नहीं हो रहा। जो नदियां हैं उनके अंदर गंद डल रहा है, फैक्ट्रियों का गंदा मटेरियल जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं हो रहा। एनजीटी ने कितने जुर्माने लगाए, कोई मतलब नहीं है सरकार को, वो ऐसे ही पड़े हैं। सरकार के ऊपर जुर्माना लग रहा है, सरकार शांत बैठी है। कोई मतलब नहीं है सरकार को कि जब इतना सारा जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए कोई ध्यान होना चाहिए, उसके लिए कोई काम होना चाहिए। काम क्या किया ये तो बताया नहीं अत्रे जी ने। इनको ये तो बताना चाहिए कि हमने ये काम किए, कितने आपने कूड़ा संयंत्र के यंत्र लगाए उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए, ये बताना चाहिए। कोई यूनिट नहीं लगाया। जो पहले के यूनिट लगे हुए हैं, कोई अदब चलता, कोई काम कर रहा है, कोई बंद पड़े। पंचकुला के अंदर भी आप देखिए करीबन 40 फुट का पहाड़ बन चुका है, और इसी तरह से फरीदाबाद के अंदर भी पहाड़ बन चुके हैं कूड़े के। और जो दिल्ली का पहाड़ हम जिक्र किया करते थे, वो हर शहर में पहाड़ लगने शुरू हो गए। अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, संयंत्र नहीं लगेंगे, सिस्टम नहीं चलेगा, गाड़ियों का धुआं बढ़ रहा है, उसके लिए कौन सा सरकार ने, सेंटर सरकार ने काम किया? अभी तक तो कोई सिस्टम जो है वो बन नहीं पा रहे, कोई लाइसेंस दिए नहीं जा रहे कि इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। और सरकार जो है वो लोन पे लोन लिए जा रही है। पैसा करीबन 100 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल लोन ले चुकी बीजेपी की सरकार। वो पैसा कहां जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा की स्टेट सरकार 3,11,000 करोड़ लोन हो चुका उसके ऊपर, जबकि 60,000 करोड़ लोन होता था जिस समय हमारी सरकार गई थी। 60,000 से 3,11,000 करोड़ लोन हो गया। तो ये जो हरियाणा ने पैसा लिया, ये पैसा कहां गया ये समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा हजारों करोड़ रुपए जो है खर्चा हो गया, वो पैसा कहां गया? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार जो है काम किस तरीके से कर रही है। अभी लोगों के ऊपर बात कह रही है कि लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार की जागरूकता कहां है? सरकार का इंप्लीमेंटेशन कहां है? सरकार का काम कहां है? जहां तक हम देखते हैं गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रीज के पोल्यूशन से, नदियों से, कूड़े के पहाड़ लगने से, और भी कई कारण है जिससे ये सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन सरकार आंखें मूंद कर इतने सालों साल से बैठी हुई है, 8.5 साल हो गए, और अब काम की बात आती है तो इधर उधर की कहानी डाल के हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे अपने आप ही अगर इंडेक्स में थोड़ा बहुत कितने परसेंट, 7% आप डाउन की बात करते हैं। अगर 2.5% हो तो उसका 7% कितना होता है? पॉइंट में आता है वो। इतने के लिए आप खुश हो रहे हैं, और वो तो वैसे ही आपका इतना और उतना, एक बारिश हो जाए तो उतना कम हो जाता होगा। आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो तो आपने बताया नहीं।
ठीक बहुत है बड़ी ढींगरा जी, दिक्कत आपका है। कहना यह है कि इनको सरकार की स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। सुखबीर तंवर जी, दिल्ली के अंदर तो हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा है पूरे देश के अंदर। जब टॉप 10 शहरों का जिक्र हो रहा है तो दिल्ली पहले पायदान पर है। दिल्ली मॉडल का आप लोग जिक्र करते हैं, हालांकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन हम और आप सबका दिल्ली के अंदर आना जाना, हम लोग का तो रहना भी यहीं। कैसे रहेंगे हम लोग, बताइए कहां दिक्कत हो रही है सुखबीर तंवर जी? देखिए, जिस प्रकार से विषय आया प्रदूषण का, प्रदूषण में विगत के 20 सालों की अगर मैं बात करूं, दिल्ली की भी बात करूं या हरियाणा की बात करूं, विगत के 20 वर्ष में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और अब करीब 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद गैस के चैम्बर बन गए हैं जहां एक सामान्य आदमी सांस नहीं ले सकता। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? और जिस प्रकार से परवीन अत्रे जी ने बात करी, मैं पूछना ये चाहता हूं, जो अरावली के पेड़ काटने की अनुमति देने वाले लोग हैं, वो इनकी सारी बात फरीदाबाद और गुड़गांव तो बन गए सुखबीर तंवर जी गैस का चैम्बर, लेकिन आपने दिल्ली को नहीं उसमें जोड़ा। दिल्ली नहीं बना गैस का चैम्बर। नंबर सफाई से कैसे बच जा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा इसमें कोई पॉलिटिकल इशू मत लाइए, लेकिन आप पॉलिटिक्स करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपने क्या किया। फिर तो मैं ये पूछूंगा दिल्ली में आपने क्या किया? दिल्ली टॉप पर क्यों है? सरकार आपकी है ना दिल्ली के अंदर। विषय आयुष, विषय हरियाणा के उस पे बात हो रही है ना, दिल्ली का भी मैं जवाब दे दूंगा। विषय अरावली, भाई आप पोल्यूशन पे बात कर रहे हो, हरियाणा नहीं, आप पोल्यूशन पे बात नहीं, आप सुनिए। इसलिए आप ये ठीक है, आप बिल्कुल गुड़गांव का और फरीदाबाद का बिल्कुल जवाब लीजिए प्रवीण जी से, लेकिन आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि दिल्ली में आप कम क्यों नहीं कर पाए। वो मॉडल बता दीजिए प्रवीण जी को, वो कम नहीं कर पा रहे हैं, आपने दिल्ली में कम किया हो तो। बस मेरा केवल इतना सवाल है। आप बिल्कुल बात करिए, आप फरीदाबाद की बात करिए, आप पूरे हरियाणा की बात करिए। उस वजह से आज हरियाणा का फरीदाबाद और गुड़गांव थोड़ा सा सांस ले पा रहा है, ये आप माने ना माने। और जिस पर दिल्ली क्यों नहीं ले पा रहा है? दिल्ली सांस क्यों नहीं ले पा रहा है, वो भी बता दीजिए। गुड़गांव फरीदाबाद तो ले पा रहा है, दिल्ली क्यों नहीं ले पा रहा है? मैं आता हूं प्रवीण जी, मैं आता हूं उस बात पे। नहीं, बता दीजिए ना क्यों नहीं ले पा रहा है दिल्ली सांस, वो बताइए। नहीं अत्रे जी, मैं आता हूं उस बात पे, आप थोड़ा इत्मीनान तो रखें। और जिस प्रकार से ढींगरा साहब ने बात करी, मैं उनकी बात को भी आगे बढ़ाऊं, इनकी भी गलती कम नहीं है। और रही बात दिल्ली की, जो परवीन अत्रे जी बहुत उत्सुक है इस बात को सुनने के लिए, निश्चित तौर पे अतीत में जिस प्रकार से पराली का जलाने का विषय होता है, डाल देते हैं हरियाणा पे, पंजाब पे कि भी पराली जल रही है इसलिए प्रदूषण बढ़ गया। अब तो पराली नहीं जल रही। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से परिवहन व्यवस्था है और जिस प्रकार से औद्योगिकरण है और उसमें जिस प्रकार से सुधार व्यवस्था तो आपके पास है, दिल्ली की जिम्मेदारी है। अरे ट्रांसपोर्ट तो दिल्ली की आपके पास है, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट क्या जिम्मेदारी है? आप और केंद्र आप सरकार जिस प्रकार से सरकार के कामों में अड़ंगे डालती है, परवीन जी, जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट आपके पास है दिल्ली का, केंद्र के पास नहीं है। ट्रांसपोर्ट विभाग आपके पास है। विषय परिवहन ट्रांसपोर्ट का मंत्री नहीं। पता है सुखबीर तंवर जी कौन है दिल्ली जिनके ऊपर जांच चल रही है, जिनकी अभी आयुष जी, घोटाले के मामले में। ठीक है तंवर जी, ठीक है तंवर जी, मैं आपका सवाल बिल्कुल आप- वाजिब है, ये सवाल मैंने भी पूछा प्रवीण जी परिवहन से, लेकिन की मैं ये कह रहा हूं देखिए इस पर राजनीति, और जिस प्रकार- अगर प्रदूषण जैसे विषय पर भी आप राजनीति करेंगे, पॉइंट्स नहीं बताएंगे कि कमी कहां पर है, तो घूमकर सवाल आप पर भी आ जाएगा, क्योंकि सत्ता में आप भी हैं। जिस प्रकार से अतीत में कांग्रेस और विगत के करीब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी, ये कोई एक पार्टी का विषय नहीं है। मैं फिर वही कहता हूं, विषय प्रदूषण का है, प्रदूषण पे बात करनी चाहिए। क्या तो बताओ फिर दिल्ली सांस क्यों नहीं ले पा रही है, बताओ प्रदूषण में। नहीं, क्या इसमें केंद्र ठीक है, हरियाणा का जवाब देखिए मैं प्रवीण जी से हरियाणा का जवाब बिल्कुल दूंगा, हरियाणा लेकिन का ही आप बताया, मुझे बताइए केंद्र का सुखबीर तंवर जी, बताया और सुखबीर जी दिल्ली का बताया। पॉइंट्स वाइज बताइए। देखिए केवल ढींगरा जी ने भी पूछा कि आपने क्या काम किया है, पॉइंट वाइज बताइए, मैं उसका जवाब ले लूंगा। तो दिल्ली में आपने क्या काम किया आप वो बता दीजिए, उसके बाद मैं पर्यावरणविद बैठे मैं उनसे भी पूछ लूंगा कि दिक्कत कहां पर हो रही है। आप मुझे बताइए तो एफर्ट क्या कर रही है सरकारें, आपकी सरकार क्या एफर्ट कर रही है, मुझे ये बता दें बस। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के, चाहे दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों के, और उनमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति सरकार जो अड़ंगे डालती है, वो सारे इस देश और प्रदेश को पता है। किसी भी परियोजना को
ये अपने उससे रोकने का प्रयास करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा आपने हूं। कौन सी परियोजना चलाई है बताओ ना। सरकार कह रहे हैं आपने और प्रदूषण खत्म करने के लिए दिल्ली ठीक है में क्या सुबीर तंवर योजना जी, चलाई सुबीर बता जी, दीजिए। एक मुझे ऐसा कोई बात बता दीजिए, एक कोई काम बता दीजिए जो आप करने जा रहे थे, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं इसको हम अड़ंगा लगा के रोक देते हैं, पॉल्यूशन से जुड़ी हुई कोई भी योजना जो आप शुरू कर रहे थे, केंद्र सरकार ने रोक दिया उसको। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इनका काम तो हर काम में अड़ंगा लगाना है। जो मैंने बात उठाई, क्या इन्होंने हरियाणा सरकार ने अरावली काटने की अनुमति नहीं दी? क्या अरावली दिल्ली में नहीं है? क्या अरावली हरियाणा में नहीं है? अब बता दे प्रवीण जी, आखिर क्यों अनुमति दी थी? क्या कौन सी कहां की अनुमति दी थी? रावली की? क्या बात कैसी बात कर रहे हो? अरावली के पेड़ किसाने हैं आपको नहीं पता है जो खनन के इलाके हरियाणा वो सरकार ने स्पेसिफाइड हैं और खनन के इलाके हरियाणा सरकार ने कोई नहीं कर सकता और एनजीटी है सुप्रीम उनके कोर्ट लिए। हरियाणा सरकार को तमाचा लगा और उसके बाद वो कटाई बंद हुई। सुबीर जी फिर से आते हैं, हम फिर से आते हैं प्रदूषण पे। मुझे बताइए 2-3 काम बता दीजिए, कोई 2 काम बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो आपने प्रदूषण को कम करने के लिए किए हो, और अगर किए हैं तो फिर दिल्ली टॉप पर क्यों है? बस इसका जवाब दे जिस दीजिए। प्रकार से अभी नदियों का भी जिक्र आया, नमामि गंगे क्या हुआ? हजारों करोड़ का बजट बढ़ा के क्रूज चल रहा है, क्रूज चलने वाला है वहां पे। नहीं, कुछ दिन बाद मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। क्रूज चलेगा गंगा प्रयास नदी। कुछ और करती है। ठीक है सुखबीर तंवर जी, देखिए आप, मैं काम पूछ रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं। मैं ये केवल पूछ रहा हूं कि आपने काम क्या किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या काम किया, या सिर्फ ये कहेंगे कि इन्होंने रोक दिया, हम तो साफ करना चाह रहे थे, हम तो यमुना भी साफ करना चाह रहे थे, हम तो पॉल्यूशन को भी साफ करना चाह रहे थे। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं इसमें पॉल्यूशन बढ़ा दो, यहाँ की वायु की गुणवत्ता खराब कर दो, नदी में प्रदूषण बढ़ा दो। इससे काम नहीं चलता है। तंवर साहब, तैयारी के साथ आना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या किया आपने। ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए, मुझे आज इस चर्चा में आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। मैं मेरे साथ सुशील द्विवेदी जी हैं, ठीक है, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है ना, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय ही नहीं है। सुशील जी मुझे ये बताइए कि दिक्कत असल में कहां है, क्योंकि सरकारें ठीक है अपना अपना काम करती हैं, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश करेगा, जो अच्छा करेगा वो बताएगा भी जाकर के, लेकिन असल प्रैक्टिकल दिक्कत कहां पर आ रही है? एक पर्यावरणविद होने के नाते आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए असल दिक्कत जो आपने कही, एक दिक्कत तो आपको सामने ही आ रही है कि हमारे तमाम राजनीतिक दल एक नहीं हो रहे हैं, एक मत नहीं हो रहे हैं। ये इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि गलती अब किसी से भी हुई हो, लेकिन अब समय एक प्रकार से एनवायरमेंटल इमरजेंसी का है। अब हमें और आपको सबके साथ हाथ मिला के, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात, हर व्यक्ति को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। अपने हिस्से का जो कूड़ा है, जो अपने हिस्से का जो पर्यावरण की वो बर्बादी कर रहे, उसके प्रति उसे जागरूक होना पड़ेगा। और जो ये हम और आप लोग देख रहे हैं बेतरतीब रूप से कोई भी गाड़ियां खरीद रहा है या कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, उनको भी रोकना पड़ेगा। और चौथी बात है कि हमको ऊर्जा के ऐसे संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा जो कम प्रदूषण फैलाती हो। मिसाल के तौर पर जैसे भारत में अधिकतर बिजली कहाँ से आती? थर्मल पावर स्टेशन से, दिल्ली के आसपास की या गुड़गांव की सप्लाई या हरियाणा में। तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन में कोयला ही तो जलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से अब जो हमारी अर्थ है ये एक प्रकार से क्लोज सिस्टम है। तो जब एक जगह कहीं पर भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, वो अपनी सीमाएं नहीं जानता। वो हो सकता है हरियाणा में प्रदूषण हो रहा है तो वो दिल्ली का सबब बनेगा, या दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है तो दिल्ली से हवा पड़ोसी राज्यों में पहुंचेगी, पंजाब और हरियाणा में, या फिर आगे उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। तो ये जो हमें और आपको एकजुट होके इन चीजों पे विचार विमर्श करने का ये समय आ गया है। और विशेषकर हमें आपको गुड ग्रीन डीड्स अपनानी पड़ेंगी, कुछ हरे भरे काम करने पड़ेंगे। जैसे अपने आसपास थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें, जो भी हो सके अपने शादी विवाह या इस प्रकार की वर्षगांठ पे पेड़ पौधे लगाएं। कम से कम हम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, और गाड़ियों का इस्तेमाल करें तो कार पूलिंग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत अच्छा है। देखिए मेट्रो के आने के बाद तमाम ऐसे अध्ययन हुए जिसमें पर्यावरण प्रदूषण में कमी आई थी, लेकिन इधर फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही। तो लोगों ने बेइंतहा रूप से गाड़ियां खरीदी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ में जो हम और आप लोगों की जो पश्चिमी जीवन शैली है, जिसके प्रति हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप्ड महसूस कर रहे हैं, वो तो नहीं। सुशील जी, क्या हम इस परिस्थिति में क्या सिर्फ सारा ठीकरा गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ सकते हैं, जिसमें आप बार बार कह रहे हैं कि हमको अपनी और सबकी जिम्मेदारियों को समझना होगा? क्योंकि अगर हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ सरकार को कोसते हैं कि सरकार देखिए साहब काम नहीं कर रही है और हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस स्तर पर प्रयास अभी सही तरीके से नहीं है, या लोग अवेयर नहीं हो पा रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है?
नहीं आयुष जी, अब एक बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। और मुझे खुशी हो रही है, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ बात अच्छी भी लग रही है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी तमाम ऐसे अपने इनिशिएटिव कर रहे हैं जो आगे चल के हमें और आपको एक प्रकार से एक अच्छा जीवन देने के लिए वो भविष्य में इसके प्रयास देखे जाएंगे। जैसे जैसे उन्होंने 2070 तक कॉप 27 में और कॉप 26 में ये बात बोली कि भाई हम लोग जीरो कार्बन इमिशन की तरफ जाएंगे। और इस समय भारत सोलर अलायंस का सदस्य है, मतलब अधिकतर लोग अब सोलर लाइट की तरफ जा रहे हैं, अपनी बिजली तो खुद पैदा कर रहे हैं, साथ में ग्रिड को दे रहे हैं। एक अच्छी बात है। ई व्हीकल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इसको लेके बजट में काफी कुछ एलोकेशन किए गए हैं, और भी एलोकेशन करने की अभी दरकार है। ये एक अच्छी बात है। हमें और आपको अब ऐसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा, हाइड्रोजन या ग्रीन फ्यूल की तरफ हमें और आपको नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे और हैं। कदम नितिन बढ़ाने गडकरी पड़ेंगे हमेशा हम लोग इसमें। सुनते हैं, वो हमेशा जब भी उनके इंटरव्यूज या जब भी इंटरेक्ट उनके साथ करो, वो हमेशा इन सारी बातों का बहुत खुल करके उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारे तो उन्होंने दिखाया, ग्रीन हाइड्रोजन का उन्होंने अपनी खुद गाड़ी भी उन्होंने दिखाई। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तो होने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये जो भी अभी इस समय एफर्ट्स चल रहे हैं, इसको आने में तो अभी बहुत समय लगेगा। फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग इस एक्यूआई में जी रहे हैं, ये तो हमारी जिंदगी को लील रही है, या इसको और कम कर देगी, या जिनको पहले से प्रॉब्लम है वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी क्या करें, क्योंकि ये तो होने में समय लगेगा। बड़ी ही दुखद बात है, बड़ी ही मैं मतलब एक प्रकार से बड़ा ही दुखी होकर ये बात कह रहा हूं कि आज हाँ बहुत सारे लोग हैं बेगुनाह, जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। छोटे छोटे बच्चों को, जिनका कोई दोष नहीं है, वो इस धरती पर जन्म लेते ही 10 से 15 सेकंड के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं। तो अब जो आप कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीधे सीधे अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हमें अपनी ऊर्जा के जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं उन्हें कम उपयोग करना पड़ेगा। कम से कम ऊर्जा का उपयोग करें, जहां जरूरत है उतना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, और अपना कोशिश करें कि जो सर्कुलर इकोनॉमी वाली जो कंसेप्ट है कि चीजों का कम से कम उपभोग करें। क्योंकि जितनी ज्यादा हम चीजों को विलासितापूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे, उतने ही ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट के रूप में जो छिपे हुए हैं, जो ऊर्जा या ग्रे एनर्जी या वाटर फुटप्रिंट, ये जो भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो जनरेट होंगे, और कहीं ना कहीं से इस धरती को कहीं ना कहीं से तबाह करने के लिए जिम्मेवार होंगे। और जो नए बच्चे हैं बेचारे, जिनको जन्म ले रहे हैं इन्फेंट, उनको हम एक अच्छी धरती, एक स्वच्छ वातावरण नहीं दे पाएंगे। तो ये हम और आपको, देखिए राजनीतिक दल अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी की जो बात है कि पृथ्वी के पास हमारी आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरा आपका लालच पूरा नहीं कर सकती है धरती। मेरा आपका लालच वाला जो बोझ है ये बिल्कुल नहीं सहन कर सकती। इस बात से सबको ताल्लुक रखना पड़ेगा। प्रवीण जी, क्या जो प्लानिंग है वो आपको लग रहा है सही तरीके की है? क्योंकि अगर इस तरीके की सिचुएशन में जब हम लोग देख रहे हैं, जो एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं उसको आने में अभी बहुत समय लगेगा। जैसे अभी ईवी की बात हो रही थी, या हम लोग क्लीन एनर्जी की ओर जो जा रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी या इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन फौरी तौर पर जो प्लान होना चाहिए कि अभी एक्यूआई इतना भयानक स्थिति में है, कैसे इससे निपटेंगे? क्या वो प्लान सही है, प्रॉपर हैं गवर्नमेंट के? और 2-3 काम भी बताइएगा, क्योंकि ढींगरा जी ने सवाल पूछा था। जी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए ऐसा आयुष, पहली बात तो ये है कि विपक्ष अगर तार्किक बहस करे, विपक्ष अगर ये बता पाए कि उन्होंने अपने समय में कुछ किया हो, तो वो सरकार से सवाल पूछने का मुझे लगता है उसको अधिकार होता है। केवल बैठ के उल जुलूल बयानबाजी कर देना, मुझे लगता है कि वो जनता भी इस बात को समझती है। अब ये बात, जैसे अभी सुशील जी बात कह रहे थे कि जो एनर्जी है, खासतौर पर जो कोयला जलता है, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है जहां बिजली बनती है, उसके अंदर कमी आनी चाहिए। सरकार ने इस बात की चिंता जैसे ही सत्ता में है 2014 में है, इस बात की चिंता करनी शुरू की। आपको याद होगा कि हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो, उसके लिए बाकायदा सरकार ने फ्री एलईडी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। जो हमारे ट्रेडिशनल लाइट के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे बल्ब जो है, जो नॉर्मल हम यूज करते थे, जो बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन करते थे, उसमें कैसे कमी आए, उसीलिए फ्री एलईडी जो बांटनी शुरू की थी सरकार ने। सबसे बड़ी बात ग्रीन एनर्जी की बात सुशील जी कर रहे थे। ग्रीन एनर्जी के ऊपर यही सरकार काम कर रही है। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्लांट के अंदर सरकार ने एक प्लांट लगाया जो एनर्जी पैदा कर रहा है पराली से, मतलब एथेनॉल बन रहा है पराली से। वो एनर्जी को किस तरह से कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनकी बजाय रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर जाए, उसकी वजह, जैसे एथेनॉल की बात है सुशील जी, हाइड्रोजन की बात है, इसके ऊपर काम करना इस सरकार ने शुरू किया।
हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि यही सरकार पॉलिसी लेके आई है, आज गवर्नमेंट का पूरा बने और इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा यूज हो बजाय पेट्रोल डीजल के वाहन के, उसका उद्देश्य भी ये है। अब जो बात आ जाती है कि सरकार इस मामले के पहले सरकार ने प्रयास किया, उसका नतीजा हमें गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम के अंदर AQI जो है वो पहले के बनिस्बत कम हुआ है। अब जो सरकार ने किया मैं वो गिनवा, देखिए सरकार ने जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि जो पुराने डीजल वाहन हैं उनके ऊपर रोक लग जाए, वो डीजल वाहन क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, और सर जो सिटीज हैं, शहर हैं, उनके अंदर एक प्लान पार्किंग सिस्टम, चाहे पंचकुला की बात करें, चाहे चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है शायद कोई तकनीकी समस्या है। प्रवीण जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं तब तक केवल ढींगरा जी का रुख करता हूं। केवल ढींगरा जी, क्योंकि आप कह रहे थे कि काम क्या हुआ, लेकिन प्रवीण जी कह रहे हैं कि देखिए हम तो लगातार काम कर रहे हैं, स्क्रैप पॉलिसी का भी जिक्र किया, हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन जो चीजें बिगड़ी हैं उसको सही होने में, ट्रैक पे आने में समय लगेगा। देखिए, मोदी जी ने सिर्फ मन की बातें की है, लोगों की जो समझ की बातें या लोगों के जो काम होने की बातें हैं वो नहीं की है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमें वो सरकारें चुननी पड़ेगी, आपने क्या किया, वो काम करने वाली सरकारें थी। चलो सिर्फ मन की बातें वाली जब आप सरकारें सत्ता में थे आपने क्या किया एनर्जी के ऊपर, बताइए। आपने कुछ काम किया एनर्जी के ऊपर, बता दीजिए ढींगरा जी। आपने पोल्यूशन कोई एफर्ट की हो? आप बता रहे हो, सवाल किया उसका उत्तर दे रहा हूँ। इन्होंने सवाल किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। हमारे टाइम के अंदर फरीदाबाद में संयंत्र लगा, गुड़गांव में लगा, भिवानी में लगा, सोनीपत में लगा, 5 संयंत्र हमने लगा दिए थे अपने टाइम के अंदर। पोल्यूशन पैदा कर, एक सेकंड वो पोल्यूशन बोलने दे, फिर उसके बाद बोल चुके हैं कि कोयला जलेगा तो पोल्यूशन, सुशील हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, उससे प्रदूषण फैलता है, जिसका सुशील जी कर रहे थे यहाँ पे, सुशील जी नहीं कह रहे थे। ठीक है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ प्रदूषण रोकने के लिए क्या? प्रवीण जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, पहले ढींगरा जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। हाँ ढींगरा जी कंप्लीट करें आप। देखिए, हमने 5 संयंत्र कूड़ा बीनने वाले लगाए, पंचकुला के अंदर लगना था, आते ही खट्टर सरकार ने उसको जूरहेड़ी थी जगह जहां पे लगना था, उसको आते ही निरस्त करने का काम क्यों किया? सवाल का जवाब देना चाहिए इनको। 5 संयंत्र लगे, आज वो बंद क्यों पड़े हैं, चल क्यों नहीं रहे? इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। संयंत्र तो लग गए, लेकिन उसको चलाएगा कौन? सरकार चलवाएगी ना, और सरकार आप भी लगाएगी, वो चलेंगे, चलाए क्यों नहीं? ये बाहर चाह रहा हूँ। सुनिए, बाहर शिफ्ट किया गया, आपने तो आबादी में कूड़े के ढेर लगाए। अरे भाई मेरी आप उसको अपनी उपलब्धता बता रहे हैं। आपने पंचकुला आबादी में कूड़े के ढेर लगाए 23 सेक्टर के साथ, 23 सेक्टर के लोग एतराज लगे करने, सवाल ही तो पूछ सरकार ने उसको बाहर शिफ्ट किया। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया। तो आप तो उल्टा काम। अगला सवाल पे जाता हूँ ना, अगली बात पे जाता हूँ। आपने कूड़े के ढेर लगाए आबादी के ऊपर, पहले जनता को पता तो लगे आपने। देखिए, मन की बातें बहुत हो गई। सेक्टर के लोग धरने पे बैठे थे आपके काम के खिलाफ, आपके काम के खिलाफ मन की बातें धरने पे बैठे थे, जहाँ आपने काम कूड़े के की ढेर बातें लगा कौन दिए थे। करेगा? नहीं, ये मन की चलिए बात। प्रवीण जी, कुल मिला के कहना ये है कि मन की बातें आप लोगों ने बहुत की है, लेकिन काम की बातें नहीं की। चलिए ठीक है ढींगरा जी, एक सेकंड। हाँ प्रवीण जी जवाब दीजिए। काम की बात होती है, मन की बातें करी जा रहे हैं। चलिए ठीक है, काम की बात तो सुन लेते। प्रवीण जी बताइए। प्रवीण जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मुझे आवाज मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आयुष से कुछ भी बोलते हैं, कभी कहते थे 4 लाख रुपए कर्जा हरियाणा पे, कभी कहते थे 3,26,000 कर्जा है, आज वो 3,12 कर दिया। मतलब जो इनका मन आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। इनके समय में ढींगरा जी 2000 मेरी फिक्र नहीं है, सरकार की फिक्र है। 34,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था हरियाणा का। आज हरियाणा का बजट 1,70,000 करोड़ रुपए का था पिछला। आप पहले समझिए, 2022-23 की विधानसभा की फिक्र जीडीपी आप छोड़ के गए थे, उससे 3 गुना जीडीपी हो चुकी है हरियाणा की। भाई साहब, विधानसभा की फिक्र तो गलत नहीं है। चलिए ठीक है, पोल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, अब आप लोग तो कर्ज पर पहुंच गए भाई, इन्होंने कर्ज ले लिया, इन्होंने बढ़ा दिया, इसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। प्रवीण जी जवाब दीजिए। प्रवीण जी मन की बातें करते हैं आप लोग, काम की बात तो करते नहीं भाई, जवाब दे दीजिए प्रवीण। देखिए एनर्जी के मामले में जितना काम इस सरकार ने किया है, खासतौर पे ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो मैंने पहले है, मन की बातें की है, काम की बातें कहाँ हुई है?
सुन लीजिए, हम जैसे ये अरे भाई काम की बातें कहाँ है, मन की बातें तो बहुत है, काम की बातें बताओ क्या की है। मेट्रो बढ़ाई है तो ये 1 इंच में, हमारे टाइम पे कितनी मेट्रो आई है हरियाणा के अंदर, आपने 1 इंच बढ़ाई है तो बताओ कौन सी बढ़ाई है। और उनका आपने कोई मेट्रो इंक्रीज करी है तो बता दो, इस तरफ से इस तरफ बढ़ा दी हो आपने। हमारे टाइम पे मेट्रो आई ना हरियाणा के अंदर, आपने मेट्रो बढ़ाई हो तो बताओ। इन्होंने तो बताया था नागिन बेच के खाने वाले लोग हमें गलत बात, गलत। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, करने के लिए फिर मन की बात करते हो। और हमने हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हर कितने लगाए भैया, कौन सा लगाया, एक बता दीजिए नाम, कूड़ा कौन सा ट्रीटमेंट लगाया, प्लांट हमने लगाए हैं। एक बता दो, एक नाम बताओ कौन सा लगाया। आप जो बात कर, अरे आप पंचकुला आ जाइए, पंचकुला दिखा देता हूँ, जहाँ कूड़े के ढेर लगाए गए थे वहाँ हमने ट्रीटमेंट। अरे भाई साहब कहाँ है प्लांट, अभी हम प्लांट कहाँ है, वो झूठ है वाला बंद करो भाई साहब। अरे भाई साहब आप तो कूड़े के ढेर 23 सेक्टर में लगा के गए थे, हमने उसको बाहर शिफ्ट करके। अरे भाई साहब अभी तक वही है वो, आपने तो नहीं अरे है, आपने हम नहीं 23 लगा सेक्टर में के लगाए थे, अब लगा हुआ है थे वो हमने शिफ्ट किया था। में हमने पास किया था 5 यंत्र लगाए, आपने वो होगा। चलिए एक एक करके बोलिए, ठीक है ढींगा जी सुन लीजिए भाई, जवाब उधर सत्ता पक्ष से गलत बात कर रहे हो, गलत उनके गलत efforts बोल सुनते रहे हैं हो, ना, गलत क्या गलत किया बात। ढींगा जी, एक सेकंड थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ केवल ढींगा जी थोड़ा शांत रहे। प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए जो प्रदूषण के निवारण और उसके कंट्रोल के लिए जिस वक्त 2020 के अंदर बाकायदा केंद्र सरकार ने एक आयोग तक बनाया, उस आयोग बनाने का उद्देश्य यही था आयुष कि जो आयोग के सदस्य हैं वो अपनी सिफारिशें देंगे जिसके ऊपर काम करेगी सरकार के प्रदूषण खत्म हो। और लगातार देखिए एनजीटी ने बीजेपी सरकार पे जुर्माना लगाया, कोई सरकार पे कोई जुर्माना नहीं लगा, झूठ बोल रहे मैं आपको एलानिया बात करता हूँ, जुर्माना लगा। अरे भाई अरे जिस कंपनी ने अरे भाई साहब लगा हुआ है जुर्माना, मैं उस कंपनी पे, अरे भाई इनको कौन समझाए। एक मिनट एनजीटी ने बीजेपी सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया, अब इससे भी ऊपर गए। अरे इनको कौन समझाए, आयुष की आपको आंकड़े भेजूंगा कितना जुर्माना लगाया। जी बिल्कुल, लेकिन अभी बात सुन लेते हैं, ठीक है आपने बता दिया एनजीटी ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। अरे नहीं लगाया आयुष भाई, झूठ बोल रहे हैं। जो कंपनी ट्रीटमेंट अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो, कंपनी के ऊपर जुर्माना भेजूंगा, लिखा हुआ कितना जुर्माना लगा, जुर्माना लगा। जो कंपनी को सरकार ने काम दिया था उस कंपनी पे जुर्माना लगा था, और सरकार भी उस कंपनी को 3 बार नोटिस जारी कर चुकी थी, और एनजीटी ने उस कंपनी पे जुर्माना लगा। कोई कंपनी नहीं, सरकार की कंपनियां हैं, सरकार का सिस्टम है, बाहर से नहीं आती कंपनियां। नो कंपनियां सरकार की है, सरकार नहीं है ये सरकार पारदर्शी चलने तरीके से चलने देखो वाली है। झूठ बोलते आपकी सोच की सरकार नहीं है उस कंपनी पे। चलिए ठीक है, अब आप लोग देखिए आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। ठीक है, मैं सुखबीर तंवर जी का रुख कर लेता हूँ। सुखबीर तंवर जी आप भी काम बताइए, आरोप प्रत्यारोप करने से प्रदूषण कम थोड़ी ना हो जाएगा, काम बताइए कि क्या क्या पारदर्शी सरकार है। आयुष जी तंवर जी, जिस प्रकार से प्रवीण जी ने जो बात करी अब तक, इनकी संवेदनशीलता उस वक्त समाप्त हो जाती है जब इन्होंने अरावली में पेड़ काटने की अनुमति दी। और जिस प्रकार से केवल धिंगड़ा जी बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जुर्माना लगा है और उसकी रिकॉर्ड में भी आपको भेज दूंगा। अरे भाई कंपनी पे लगाया, आपको पता ही नहीं, आप बताइए ऑर्डर या ऑर्डर अरे दिखा दो आयुष, भेज दूंगा ना आपको, भेज दूंगा, ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर आप भेज दूंगा ना, तो रुक तो जाओ फिर। इसके अलावा जो भी बात कर रहे थे, मैं पूछना ये चाहता हूं, जैसे दिल्ली में जो भी पब्लिक कन्वेंस है सारा सीएनजी पे है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस भी दिल्ली में हैं। आप बताएं हरियाणा का, अब सुन लो ना, बात तो सुन लीजिए। हरियाणा का जो प्रदूषण इतना क्यों है दिल्ली में, हरियाणा का जो एनसीआर का क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर का क्षेत्र है, प्रवीण अत्री जी बता दे कि इन्होंने वहां पे कितनी सीएनजी और कितनी इलेक्ट्रिक बसें लगाई है। आपको पता गुड़गांव के अंदर तो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं आज की डेट में। इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा सरकार स्वीकार करो प्रवीण जी। अरे भाई आपको बता रहा हूं, गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिक बसें स्वीकार करो। और जहां तक आप कह रहे हैं दिल्ली के प्रदूषण, दिल्ली में सुनिए मेरी बात, दिल्ली में निश्चित तौर पे प्रदूषण ज्यादा है, AQI ज्यादा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो पूरे देश से जिस प्रकार से दिल्ली में लोगों का आवागमन है, जिस प्रकार से दिल्ली में
परिवहन की व्यवस्था है, जिस प्रकार से दिल्ली में उद्योग हैं और हर व्यक्ति दिल्ली में आना चाहता है, निश्चित तौर पे जहां ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा परिवहन होगा, वहां समस्या रहेंगी। केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई फार्मूला निकाल? दिल्ली से तो उद्योग बाहर निकाल दिए थे। पहले तो आप ये कह रहे थे दिल्ली से उद्योग बाहर निकाल दिए, आप कह रहे दिल्ली में उद्योग है। आपने तो उद्योग बाहर निकाले थे, आप तो क्या करते थे? आप से लोग अपनी जेब में डालते थे। बात जेब में डालने की नहीं है। क्या आप इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि दिल्ली में दिल्ली में आते हैं, केवल दिल्ली में लोग आते हैं और नहीं आते लोग? क्या आप इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण परिवहन की वजह से? कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे तो क्या गुड़गांव में लोग बाहर से नहीं आते या फरीदाबाद में नहीं आते? ये क्या लॉजिक है आपका? आप ये बताइए, आपने उसको कम करने के लिए एफर्ट क्या किए? निश्चित तौर पर, लेकिन आपने प्रयास क्या किए? के आदेश देने वाले आप ही है ना। आपने क्यों फरीदाबाद और गुड़गांव ये पूछ रहा हूँ, आप केवल ये बता दीजिए। प्रवीण जी, हाँ, अरावली वाली बात का जवाब दे दिए भाई। सुखबीर जी बार बार उसी बात का जवाब। आखिर वो कौन सा विषय था? कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अरावली का जवाब ले लेते हैं। तंवर साहब, अरावली का जवाब ले लेते हैं। अरावली का निश्चित तौर पे आपने झूठ का कोई जवाब नहीं होता। वो गलत काम किया था और कोई गैर कानूनी काम करता है, एनजीटी के आदेश पे उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और ये भी झूठ आपको मानना चाहिए। और आपने करोड़ रुपए और ज्यादा अब ढींगरा जी जैसा आदमी अगर यहाँ पे 1000 करोड़ लाख बोल देगा तो क्या कर लेंगे इनका? ये कहते हैं देश में 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। जिस देश का बजट कर्जे को कहा जा रहे हो, प्रदूषण भाई है ना, प्रदूषण भाई है। कुछ भी झूठ सरकार ने परमिशन दे दी थी। हरियाणा आपने अगर जिम्मेदार है, कांग्रेस परमिशन लेटर तो होगा। आपने कुछ भी नहीं किया। आपने वॉशिंग मशीन आप सिर्फ लेटर दिखा दिए तो सरकार ने और निश्चित तौर पे सरकार पे चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके जिस दिन पॉलिटिकल पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आकर के निश्चित तौर पर सोचेंगे कि प्रदूषण से कैसे निपटना है, उसी दिन इस समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है और सरकार की भी है। और अब देखना यह है कि जितना जल्दी इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग अवेयर हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।